तीन पॉइंट है जो जरूरी थे, फिर हम प्रॉपर लैंग्वेज क्या है उसके प्रकार स्टेप दुनिया भर की बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेजेस ऑल अराउंड अस, यानी भाषा हमारे चारों ओर है, हमारे वातावरण में बिखरी हुई है लैंग्वेज, जिस तरफ देखो भाषा है। अभी हम बात कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई बॉटल पे भी कुछ पीछे अगर हम पढ़ रहे हैं, इस पेन पे भी नाम लिखा हुआ है अगर, है ना, तो ये सब क्या है। आप एक लिपस्टिक भी खरीद करके लाएंगे तो उस पे भी नाम लिखा होगा किसी ब्रांड का, है ना, यहाँ पे ये मग है, इस पे भी लेट्स लर्न लिखा हुआ है, तो ये क्या है, भाषा हमारे चारों ओर है। तो भाषा हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में बिखरी हुई है, ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसी से हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो अब भाषा को अगर हमें लैंग्वेज को अच्छे से सिखाना है बच्चे को, तो हमें दो चीजें करनी चाहिए। पहला है एक तो उसको फैमिलियर एनवायरमेंट देना चाहिए, यानी परिचित परिवेश, जहां जो भी भाषा आप सिखाना चाह रहे हैं उसका परिचित परिवेश दो। हम कैसे कहते हैं, जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में रहो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश में वीडियोस देखो, व्हाटएवर, यानी परिचित परिवेश में जिस भी भाषा को आप सिखाना चाह रहे हैं उसका परिवेश मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि लैंग्वेज वैक्यूम में या बंद कमरे में नहीं सीखी जाती, समाज में सीखी जाती है, सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन से सीखी जाती है। एनवायरमेंट चाहिए उसके लिए। प्रिंट रिच एनवायरमेंट दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि क्लासरूम में, अगर आप क्लासरूम में सिखा रहे हैं तो एनवायरमेंट में चारों तरफ भाषा होनी चाहिए, यानी प्रिंट रिच एनवायरमेंट होना चाहिए। बाला जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, यानी आपकी जो बिल्डिंग है वो लर्निंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह काम करे। एक तरफ एबीसीडी लिखी हुई है दीवार पे, दूसरी तरफ कोई कविता लिखी हुई है, तो एनवायरमेंट पूरा प्रिंट रिच है। कहीं बच्चे क्या है अंताक्षरी खेल रहे हैं, इंग्लिश में या हिंदी में जो भी भाषा वो सीखना चाहते हैं, तो एक तो फैमिलियर परिचित परिवेश होना चाहिए उस भाषा का, उसके बोलने वाले आसपास वो भाषा हो चारों तरफ। इमर्शन मेथड में भी यही होता है कि हम डुबा देते हैं बच्चे को आसपास पूरी, मतलब भर भर के वही लैंग्वेज है जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए इमर्जन कहते हैं उसको, है ना। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको साथ में बताते चलूंगी, है ना, पेपर में आ जाती हैं। और ये इमर्शन मेथड में भी यही होता है कि आप पूरा परिवेश ऐसा दे देते हो जिसमें बच्चा डूब जाए, तो चारों तरफ वही भाषा नजर आए और कुछ नजर ही ना आए। आपको भेज दिया जाए कहीं पे 6 महीने के लिए जहां इंग्लिश बोली जाती है, आप अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, खैर मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी होती है, इस पे एक क्वेश्चन आया था जिसमें से आपको समझना, देखो अगर रेडियो सुन रहे हैं आप तो भी परिवेश का हिस्सा है, यानी भाषा हमारे परिवेश में बिखरी है। टेलीविजन पे भी भाषा है, जब आप नाटक देख रहे हैं कोई, यानी अनुपमा देख रहे हैं, कोई और सीरियल देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, है ना, महाभारत देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, वधू और वर की तलाश है, शादी.com खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फोन में कुछ भी चला रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं, क्या है, चारों तरफ भाषा ही तो है। कोई होर्डिंग देख रहे हैं अपने शहर में आसपास जाते हुए, है ना, मैराथन का कि कंप्लीट सीडीपी कर लें, है ना, एक ही क्लास में, या कोई ऐड देख रहे हैं किसी तेल का, साबुन का, स्कूटी का, स्कूटर का, व्हाटएवर, मोबाइल फोन का, है ना, विराट कोहली या कोई एक्ट्रेस जो है वो लेकर के फोन खड़े हुए हैं, तो वहां पे जब आप होर्डिंग पढ़ रहे हैं, दुकानों के ऊपर लिखी हुई चीजें पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है, लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट हो गया, मतलब आसपास आपके लैंग्वेज है। ठीक है जी, चलिए खैर एक क्वेश्चन अब कर लें। देखिए ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे भाषा हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुए है, लेकिन कौन सा एक एग्जांपल इस चीज का नहीं होगा। चारों तरफ का मतलब डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास लैंग्वेज है, अलग अलग फॉर्म्स में। देखिए, लैंग्वेज इज फाउंड स्कैटर्ड इन आवर एनवायरमेंट, टू व्हाट डज दिस स्टेटमेंट नॉट अप्लाई, यानी या एक्सेप्ट लिख सकता था या लीस्ट लिख सकता था। जिन क्वेश्चंस में लीस्ट लिखा हो, जिन क्वेश्चंस में एक्सेप्ट लिखा हो, जिन क्वेश्चंस में देखो एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट है यानी छोड़ के, किसको छोड़ के, नॉट लिखा हो, नहीं, तो इनको ध्यान से पढ़ना होता है। तो भाषा हमारे चारों ओर है, लेकिन इसका उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आप लोग फोर्थ दे रहे हैं, सही है भाई। न्यूज़पेपर हाँ चारों ओर है, एडवर्टीजमेंट चारों ओर है, साइन बोर्ड चारों ओर है, लैंग्वेज लेबोरेटरी कहां चारों ओर है, ये तो मैं इसको लिटरली समझाने की कोशिश कर रही हूं। देखो जहां आप लैंग्वेज पर्पसफुली सीखने जा रहे हो वो चारों ओर का एग्जांपल नहीं है, वो लैंग्वेज लर्निंग हो रही है। फिर चारों ओर मतलब बिखरी पड़ी है हमारे एनवायरमेंट में, बिना कॉन्शियसली हम लैंग्वेज सीखने नहीं जा रहे हैं, बट हम देखने चारों तरफ भाषा है भाई। न्यूज़ सुन रहे हैं तो भाषा है, गाना सुन रहे हैं तो भाषा है, सपने देख रहे हैं उसमें भी लैंग्वेज के माध्यम से देख रहे हैं। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां भाषा सीखने गए हैं, भाषा की प्रयोगशाला। लैंग्वेज क्लासरूम, स्पोकन इंग्लिश सीखने जा रहे हैं आप, या स्पोकन फ्रेंच सीखने जा रहे हैं, मतलब फ्रेंच सीखने जा रहे हैं, स्पोकन हो कैसी भी हो, मतलब प्रॉपर भी सीखने जा रहे हैं, लिखना पढ़ना भी। तो ये क्या लैंग्वेज लर्निंग का क्लासरूम प्रॉपर हो गया, वो एक डेडिकेटेड जगह है जहां भाषा सीखने गए, वो चारों ओर नहीं बिखरी हुई है ना। तो ये एनवायरमेंट, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन लैंग्वेज लेबोरेटरी इसलिए हो गया क्योंकि ये सब हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा कहीं ढूंढ करके एक जगह, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया था कि भाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कौन सा एक, आई थिंक कुछ तो था कि कौन सा आपका जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल आएगा तो मैं बताऊंगी वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे बीच बीच में याद आते रहेंगे, मैं बताती जाऊंगी आपको, ठीक है ना। तो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा नहीं होगा, तो उसमें बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं क्लासरूम में, तो उसको छोड़ के, क्लासरूम की जो गतिविधियां हैं उनको छोड़ के बाकी सब टीचिंग लर्निंग का एग्जांपल थे। टीएलएम का कि भाई बोर्ड भी जो है टीएलएम है, तो आपको ऑड वन आउट चूज करना होता है ऐसे ऑप्शंस में से कि कौन सा एक अलग दिख रहा है बाकी के तीन से, ठीक है ना। अब आते हैं फटाफट से जो आपका पहला चैप्टर होता है, जीवन पर्यंत हम पढ़ते पढ़ाते समझते आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अंत तक आते आते समझनी है। लैंग्वेज यानी भाषा। देखिए स्पीड आज तेज ही रहेगी, रिवीजन के तौर पे इसको देखना है, चीजें सारी समझ में आएंगी, स्पीड कम करके देखना, मेरी नेचुरल स्पीड आज मैंने वैसे बढ़ा के रखी है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें भाषा की, भाषा क्या है, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, यानी जिसके माध्यम से हम, लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम सोच क्या रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूं, कैसे एक्सप्रेस करूंगी, भाषा के माध्यम से। अब वो चाहे साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो बोल करके ओरल लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका कैसी हो रिटन लैंग्वेज हो, पत्र लिख करके, ठीक है ना। तो पत्र तो नहीं, आजकल व्हाट्सएप मैसेज लिखते हैं आप। तो एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स, यानी जो भी मुझे नए आइडियाज आए हैं, जो मैं सोच रही हूं, मेरी जो चिंतन प्रक्रिया है वो, और फीलिंग्स, जैसा आप महसूस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता था कि भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान, कम्युनिकेट भी करते हैं आप थॉट्स को भाषा के माध्यम से, उनको सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। तो भाषा महसूस करने, अपने आप को अभिव्यक्त करने और सोचने का माध्यम है। तो हालांकि इस पर भी हम आएंगे। बहुत बढ़िया शहीदुल, आपने जॉब भी ले ली है, 4 बार सीटेट भी कर लिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए हम आएंगे, है ना, आपसे मिलेंगे कभी, आप मेल कीजिएगा, मीटअप में आइएगा। देखिए तो लैंग्वेज इज मीडियम थ्रू, क्या है, मीडियम है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, सिर्फ अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को समझना, ये भाषा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। भाषा में सोचने से लेकर, समझने से लेकर, हमारे संज्ञान, हमारे कॉग्निशन, हम कहते हैं कि जिन लोगों को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं उनका दिमाग अच्छे से डेवलप हो पाता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बच्चे के लिए अच्छा है कि आप 2 या 2 से अधिक भाषाएं जानें। तो हम महसूस भी कर पाते हैं भाषा के माध्यम से, सोच भी पाते हैं, अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के प्रकार कह लीजिए, रूप कह लीजिए आप, सिंपल 3 फॉर्म्स हैं। ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, जब 2 लोग आपस में बात करके, जैसे आप मेरे सामने हो और कुछ कह रहे हो और मैं आपसे कुछ कह रही हूं, जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, है ना, 2 लोग लड़ते हुए अगर आपको नजर आ रहे हैं रोड पे, अरे तूने मेरी स्कूटी में टक्कर कैसे लगाई, तूने ये कैसे किया, तूने वो कैसे किया, तू जानता है मेरे पिताजी कौन है ना। तो ये क्या 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, मतलब ये तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये मौखिक भाषा का उदाहरण है ना।
मौखिक भाषा का उदाहरण है, या आप कोई स्पीच सुन रहे हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर कोई स्पीच दे रहे हैं, या बहुत पुरानी कोई अभी एक मूवी आ रही है अटल जी के ऊपर, तो उनकी कोई आप स्पीच सुन रहे हैं, आके आ ही गई आज, बस हमें फुर्सत नहीं है देखने जाने की, देखेंगे। तो ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, जब आप ओरली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रिटन लैंग्वेज क्या है, जब आप लिख करके पत्र लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं आप, व्हाटएवर, है ना, आप कुछ भी काम, जैसे आपका एडमिट कार्ड है तो वो भी रिटन फॉर्म में होगा। रिटन लैंग्वेज क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है भाषा की, ठीक। ओरल क्या है, एक तरह से सिमेंटिकली आप सुनते हैं अर्थ निर्माण के लिए। साइन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, इसको स्टैंडर्ड यानी मानकीकरण की बात की है इसकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि इसको स्टैंडर्डाइज बनाएंगे। जो लोग जिनको मूक बधिर या बधिर लोग हैं, जो डेफ एंड डम की कैटेगरी में आते हैं, जो बोल और सुन नहीं सकते, उनके लिए प्रयोग होती है। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा, और ये भी एक नेचुरल लैंग्वेज मानी जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, है ना। ये भी भाषा का एक माध्यम है। और अगर हम देखें तो पहले तो हम साइन लैंग्वेज यूज करते ही थे, मतलब बहुत पुराने समय में, आज भी करते हैं। हम कहते हैं गुड की जगह हमने कहा ये, है ना, आंखें दिखा दी किसी बच्चे को, डरा दिया आपने, तो ये भी क्या है, साइन लैंग्वेज है। जेस्चर से, हाव भाव से आपके, है ना, आप कह रहे हैं मतलब बढ़िया लग रहे हो, जीरो नहीं लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, ये क्या साइन लैंग्वेज होगी। तो बच्चे की जो साइन, अगर हम साइन लैंग्वेज की एक फॉर्म माने तो क्राइम, जब बच्चा रोता है वो भी एक तरह की साइन लैंग्वेज है ना। तो चलिए खैर आते हैं वापस। अब हम बात करें ओरल लैंग्वेज की, इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे, बेसिक बात है। ओरल लैंग्वेज मतलब बोल करके या सुन करके जब आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। रिटन लैंग्वेज ज्यादा स्थायी होती है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं भाई अपनी बात से मुकर जाओ आप, हमें क्या पता लगेगा। आपने आज कहा, अरे मैंने कल कहा था कि, अच्छा छोड़ो, अच्छा मान लीजिए कि मैंने कल कहा था आज इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन होगी, आज नहीं हो पाई, मैंने लिख के दिया होता, उस पर फाइन भी होता, उस पर चीजें होती, प्रॉपर प्रोसेस होता, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता। मतलब ये भी एक, छोड़ो, ये भी एक बेकार सा एग्जांपल है। हम ये कहते हैं कि मौखिक भाषा से ज्यादा स्थायी होती है लिखित भाषा, है ना। जब भी हम कहते हैं हमें किसी बात पे भरोसा पक्का कराना हो कि यार लिख के दे दे, है ना, कि लिख के दो कि ऐसा ही होगा, आप कहते हैं क्यों दूं भाई लिख के, क्योंकि साइन प्रॉपर करेंगे आप, या कोई भी पेपर आप साइन कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो ज्यादा क्रेडिबल है। चेक अगर साइन कर दिया तो उसकी वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है, बजाय कि आपके मुंह से कुछ भी कह देने की बजाय। तो रिटन लैंग्वेज जो है वो ज्यादा स्थायी होती है, इज मोर स्टेबल और क्रेडिबल, ज्यादा विश्वसनीय होती है देन दी ओरल लैंग्वेज इटसेल्फ। यानी जो मौखिक भाषा है उससे ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है, ज्यादा विश्वसनीय है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे संविधान की बात कर रहे हैं, लिखित है, प्रॉपर अमेंडमेंट्स, चेंजेस उसमें हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं, बट वो अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज कुछ कल कुछ, कि आज किसी नेता का मन किया ये कह दिया, परसों कुछ और कह दिया, भाषण में कुछ और कह दिया, जब बाद में सरकार आई तो नौकरी मिलने नहीं थी। तो ये क्या है, ये मौखिक भाषा में तो भाई क्या होती है, बहुत ही फ्रेजाइल सी है, मतलब कभी भी बदल सकती है, बहुत ज्यादा उसका भरोसा नहीं है। लेकिन रिटन का ज्यादा भरोसा है ना। अफसोस करोगे, लिख के लीजिएगा, ये गाने का मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि मतलब पक्का भरोसा है, एकदम पक्की बात है, लिख के देने को तैयार सामने वाला, ठीक। तो रिटन लैंग्वेज, आप किसी का पत्र, है ना, पुराने जमाने में पत्र लिखते थे लोग, तो अगर आपके घर में किसी के पत्र हो, पुराने लोगों ने, कोई मान लीजिए आर्मी में था, फौज में था, वहां से अपने घर वालों को पत्र लिखता था, तो वो पत्र आप आज तक संभाल के रख सकते हैं, है ना। तो जो रिटन लैंग्वेज है वो ज्यादा स्टेबल होती है मौखिक की बजाय। मौखिक का क्या है, आज कह लीजिए आई लव यू, कल कह दीजिए आई हेट यू, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर मैसेज लिख के भेज दिए हैं किसी को, तो 4 साल बाद चाहे आप रिश्ता खत्म कर दीजिए, वो तो एज इट इज परमानेंट है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट बाय चेंजिंग थोड़ा बहुत, मतलब थोड़े बहुत फेर बदल के साथ, यानी बाय डूइंग माइनर चेंजेस। क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट एनी लैंग्वेज इन एनी स्क्रिप्ट। तो एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, किसी भी लिपि में। स्क्रिप्ट क्या है, भाषा को लिखने की एक, क्या कहें, तरकीब कह लीजिए आप, है ना, मेथड है एक लैंग्वेज लिखी जिसमें जा रही है, उस मेथड को स्क्रिप्ट कह रहे हैं, लिपि कह रहे हैं हम। जैसे हम अंग्रेजी को लैटिन या रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, है ना। वैसे तो लैटिन है स्क्रिप्ट, बट रोमन वाले लोग यूज करते थे, तो हाउ डज इट मैटर। खैर, तो ABCDEFGH ये सब क्या है, आपने ये अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं आप। देवनागरी जब हम लिख रहे हैं, क ख ग घ, है ना, तो ये क्या है, आपका देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है। ऐसे संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। तो कई सारी भाषाएं, जैसे संस्कृत हुई, हिंदी हुई, वो देवनागरी में लिखी जाती हैं, और भी भाषाएं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लेकिन ऐसी रोमन स्क्रिप्ट में कई सारी भाषाएं हैं जो इंग्लिश के अलावा भी, कई और भाषाएं, शायद फ्रेंच की भी सेम ही स्क्रिप्ट है। तो जब हम देख रहे हैं कि एक लिपि के अंदर कई भाषाएं लिखी जा रही हैं, तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं बाय चेंजिंग अ बिट, हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख देंगे। जब हमने कहा कैसे हो, कैसे हो, तो अब इस कैसे हो को आप थोड़ा सा फेरबदल करके अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, तो लिपि बदल गई, ये आपकी रोमन लिपि हो गई, ये देवनागरी में लिखा था, लेकिन मैसेज तो सेम ही है ना, कैसे हो, है ना, सिंपल बात। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। अब हम बात भाषा की कर ही रहे हैं, तो हम डायलेक्ट यानी बोली की भी बात कर लेते हैं। बोली क्या है, एक रीजनल फॉर्म है लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज का छोटा रूप कह लीजिए, या क्षेत्रीय रूप है। अगर मैं कहूं भाषा का, कि जो भाषा है वो ज्यादा मानकीकृत होती है, ज्यादा बड़े स्तर पे ज्यादा प्रूवन है, ज्यादा चीजें हैं। बोली छोटा रूप है ना, कि किसी, हम अवधि, आई थिंक बोली है ना, हाँ, तो हम ये कहेंगे कि कई सारी सबसेट्स हो सकते हैं लैंग्वेज के, छोटे रूप, जिसको हम बोली कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद विमलेश। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो किसी भी भाषा को किसी भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, फोनीम और मॉर्फीम और सिंटैक्स, ठीक है ना। फोनोलॉजी पहले ये समझ लेते हैं, फिर मॉर्फीम और फोनीम में आपको बता दूंगी। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी देखो, फोन साउंड, स्पीकर, फोन से साउंड का संबंध है। फोन उठा के क्या किया जाता था, पहले तो सिर्फ यही होता था, आजकल तो आप फोटो खींच लो, 50 चीजें कर लो, बट नेचुरली क्या होता था, फोनोलॉजी का मतलब साउंड से, जहां फोन वर्ड आ जाए साउंड समझ लो, है ना। ये जो स्पीकर बना हुआ है, स्पीच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का मौखिक रूप, जिसमें हम भाषा को बोलने से या सुनने से संबंधित बात कर रहे हैं। फोनोलॉजी क्या है, एक तरह से ध्वनि विज्ञान हो गया, जिसमें आप पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सी ध्वनि कैसे बनती है, क्या होता है। इस फोनोलॉजी से ही जुड़ी हुई एक चीज है, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, फोनीम या स्वनिम कह देते हैं हम हिंदी में। फोनीम, फोनीम क्या है, अगेन जब फोन लिखा है तो साउंड से ही संबंधित होगी। और साउंड का एस्पेक्ट कहां होता है, उच्चारण में यूज करते हैं हम साउंड का, प्रोनाउंसिएशन, है ना। कई लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, हाउ डज इट मैटर, है ना। जब आप पढ़ाएंगे, एक लैंग्वेज टीचर बनेंगे, तो आप अपनी भाषा पे काम कर लीजिएगा, अगर इतना खराब उच्चारण है तो, क्योंकि टीचर से बच्चे भी सीखते हैं, है ना।
कई तो इंग्लिश के टीचर ऐसे खतरनाक मिल जाते हैं, वो इंग्लिश को ही इंग्लिश बोलते हैं। अब वो क्षेत्रीय प्रभाव है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि एक बच्चा है जो सड़क को सड़क बोलता है, तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, उसकी क्षेत्रीय भाषा, उसकी रीजनल लैंग्वेज, उसकी मदर टंग का प्रभाव है। लेकिन व्हेन यू आर अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश बोल पाएं, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि उनको हम ये कहें भाई उनको ऐसा ही माहौल मिला होगा, ठीक है, लेकिन हमारी खुद की भी एक इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी होती है एज अ टीचर भी और हम एज एन इंडिविजुअल भी कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, है ना। जब मैं भी दिल्ली आई थी तो जीन्स को जिन्स बोलती थी, आई थिंक मेरे को याद है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं यदि हम खुद पे काम करें तो, है ना। खैर वो एक अलग कहानी है। तो साउंड क्या है? अब गणित का टीचर भाई लैंग्वेज गलत बोले समझ में आता है, लेकिन लैंग्वेज का टीचर लैंग्वेज ही गलत बोले तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ी बहुत गलतियां सब करते हैं, बट मेजर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फोनीम यानी साउंड के एस्पेक्ट्स, हम कहीं और ही निकल गए बातों में। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, यानी साउंड की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है बात। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। जब हम च बोल रहे हैं CH, ख बोल रहे हैं KH, तो भाषा में कौन से कॉम्बिनेशन से मिलकर कैसी साउंड आएगी, इसका अपने आप में कोई मतलब होना हो जरूरी नहीं है, लेकिन साउंड की मतलब इसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी हम जोड़ सकते हैं इससे ही कि भाषा ध्वन्यात्मक जागरूकता, कौन सी भाषा के कौन से वर्णों के मिलने से कैसी आवाज निकलती है, आप उसको लेके अवेयर हैं। तो फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक। इसके बाद आता है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है भाई? मॉर्फोलॉजी है अर्थ विज्ञान, यानी अर्थ कैसे बनता है भाषा में, साउंड कैसे बनती है, ये फोनोलॉजी में था। फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, सबसे छोटी इकाई भाषा की, ठीक। अगर आप बात करें मॉर्फोलॉजी की तो इससे जुड़ा हुआ है मॉर्फीम, यानी अर्थ विज्ञान, ये मीनिंग फॉर्म, भाषा की मीनिंग फॉर्म है, यानी अर्थ की बात करेगा। मॉर्फोलॉजी से संबंधित एक बात आ जाएगी मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है भाई? मॉर्फीम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, सबसे छोटी इकाई भाषा की, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मीनिंगफुल यानी जिसका कोई अर्थ है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई, मीनिंगफुल यूनिट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई अर्थ की। इससे ज्यादा आपने तोड़ दिया शब्द को तो अर्थ नहीं बचेगा। जैसे वाटर को अगर आपने तोड़ दिया, वाटर को अगर आपने और ब्रेक किया तो कुछ नहीं बचेगा। वो और टर, ना तो वो का कोई मतलब है ना टर का कोई मतलब है, ठीक है ना। तो ये मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो उसकी सबसे छोटी इकाई। फोनीम क्या थी? साउंड की सबसे छोटी इकाई, कि साउंड ही नहीं बचेगी अगर इसको और फर्दर ब्रेक कर दिया, तो इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर सकते भाई। CH या C को भी ब्रेक कर दोगे तो साउंड ही नहीं बचेगी ना, ठीक है ना। तो वो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। तो साउंड्स कैसे बनती हैं वो फोनीम में आ जाएगा। अगर हम बात करें सिंटैक्स की, सिंटैक्स क्या है भाई? सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स स्ट्रक्चर से संबंधित है ना। सिंटैक्स स्ट्रक्चर से संबंधित है, कहां सब्जेक्ट आएगा, कहां वर्ब आएगी, कहां ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में भाषा सही है कि नहीं, वर्ड का ऑर्डर सही है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है हमने लिख दिया गोज राम स्कूल, जबकि आना क्या था? राम गोज टू स्कूल, ठीक। तो हमें पता है एक क्वेश्चन आता है मैडम ड्राइव्स बाइसिकल। इसमें दो चीजें मैं बता दूंगी आपको फटाफट से, इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन आता है इसलिए समय लगा रहे हैं। मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, ठीक है, यानी मैडम एक बाइसिकल चलाती हैं, ड्राइव करती हैं। अब इसमें कैसी मिस्टेक है? पहला ऑप्शन है सिमेंटिकल, सिमेंटिकल मिस्टेक है, सिमेंटिकल। दूसरा ऑप्शन है सिंटैक्टिकल या सिंटैक्स वाली मिस्टेक है, सिंटैक्टिकल, ठीक है। अगर हम देखें, हमने एक चीज अभी तक नहीं पढ़ी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कि हमने सिंटैक्स की बात की कि सब्जेक्ट की जगह है वर्ब, वर्ब की जगह है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह है, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, इसको सिंटैक्स कहते हैं। ग्रामेटिकली सही होने के बावजूद मीनिंगफुल सही नहीं हो, मीनिंग उसका सही, सेंस सही ना बने, तो वो सिमेंटिक कहलाता है। सिमेंटिक्स लैंग्वेज में क्या करते हैं? प्रॉपर सेंस की स्टडी करते हैं, मीनिंग ठीक बन रहा है कि नहीं, है ना। प्रॉपर सेंस बनाने की बात करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि भाई फलाने के दादाजी एक्सपायर हो गए, बहुत कॉमन लाइन है, भारतवर्ष में यूज करते हैं हम लोग, बचपन में हमने भी की होगी कभी ना कभी। अब सिमेंटिकली अगर हम देखें तो ये बात गलत है, क्योंकि दादाजी एक्सपायर कैसे हो सकते हैं? दादाजी कोई दवाई थोड़ी थे कि उन पे एक्सपायरी डेट लिख के आई थी, ब्रेड का पैकेट थे कि उन पे एक्सपायरी डेट लिख के आई थी। इंसान के साथ एक्सपायरी डेट थोड़ी आती है, पता नहीं कब तक है, जिए तो 100 साल, नहीं तो 10 साल भी नहीं, मतलब 10 साल थोड़ा कम हो गया अगर कोई बीमारी हो जाए, मतलब यू नेवर नो। तो वहां पे एक्सपायरी डेट नहीं है, तो वो सेंस गलत बन गया उसका, है ना। एक्सपायर्ड नहीं हो सकते दादा, कोई दवाई नहीं थे, पास रवे होंगे, डेथ हो सकती है उनकी, है ना। तो ये बेसिक सी बात हो गई, डिमाइज हो गया उनका, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो सिमेंटिकली गलत हो गया वो शब्द अगर हम ऐसा कर रहे हैं। ये कैसे गलत है? देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो सही है, मैडम की जगह मैडम है, वर्ब की जगह ड्राइव की जगह ड्राइव्स तो है ही, और आपका ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? तो ये सिंटैक्टिकली तो सही है, सिंटैक्टिकल मतलब सिंटैक्स वाइज तो ये सही है, स्ट्रक्चर इसका सही है, ग्रामेटिकली इसमें कोई तकलीफ नहीं है। गलती कहां है? सिमेंटिकल, सिमेंटिक मिस्टेक है इसमें कि जिस चीज के ऊपर बैठ के हम चलाते हैं, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, साइकिल हो, वो क्या है? राइड की जाती है। हॉर्स हो, मतलब हॉर्स हो जिसको हम कह रहे हैं, ये कतई अमेरिकन अंग्रेजी पे चली गई मैं, हॉर्स। देखो एक बार, तो ये क्या है? ये राइड की बात होगी, ऊपर बैठ के चला रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये सिमेंटिक मिस्टेक थी, सिंटैक्टिकली ठीक था। तो ये बेसिक सी बातें जिनको आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात हो गई खत्म हमारी। आगे आए एक क्वेश्चन कर लें इसी बात पे। अगर हम देखें, ये क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट से करिएगा और जवाब दीजिएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग आज इतनी लेट क्लास में इतनी संख्या में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है इंग्लिश पेडागोजी में इतने नंबर्स जो है, मेरा बॉयफ्रेंड एंगेजमेंट में लेके जाएगा, रो रहा है कल से। अच्छा, तो मतलब क्या दिक्कत है जाने में? तैयारी हो गई तो चले जाओ, कल वैसे भी कितना ही पढ़ाई कर लोगे, नहीं हुई है तो पढ़ो जाकर, रोने दो। साउंड ना लिखा होता तो यहाँ पे 200% आंसर मॉर्फीम हो जाता, लेकिन साउंड लिख दिया तो मॉर्फीम नहीं, फोनीम ही आएगा। मीनिंगफुल का मतलब इनके सेंस में है कि अगर इसको और तोड़ दिया तो साउंड ही नहीं बचेगा। अगर चौ को और तोड़ दूं तो फिर इसमें साउंड बचेगा ही नहीं ना, यानी जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। मॉर्फीम है वर्ड की या अर्थ की सबसे छोटी इकाई, मतलब जिसमें अर्थ की बात हो रही हो, मीनिंग हो जिसका, कोई साउंड के सेंस में नहीं, वर्ड के सेंस में। सिमेंटिक सेंस की बात करेगा कि वर्ड तो सही है लेकिन वो जहां यूज होना चाहिए वहां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। सिंटैक्स आपके स्ट्रक्चर की या ग्रामर की बात करेगा। इतनी बात क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। भारत में बहुत सारी लैंग्वेज फैमिलीज चलती हैं, जिनमें से अगर हम बात करें, हमें सारी लैंग्वेज फैमिलीज नहीं